हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टैक्स ऑडिट से रिलेटेड कुछ मेजर चेंजेस जो कि सीबीडीटी के द्वारा अनाउंस किए गए हैं आपके फॉर्म 3CD में। और ये चेंजेस जो है वो आपके ऊपर 1 अप्रैल 2025 से एप्लीकेबल हो गए हैं। तो उस केस में यदि आप भी एक टैक्स प्रोफेशनल है तो आपको इन चेंजेस के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए, क्योंकि आपके द्वारा जो फाइनेंशियल ईयर 24-25 की टैक्स ऑडिट की जाएगी और उसके संबंध में जो आपके द्वारा फॉर्म 3CD फाइल किया जाएगा, तो उसमें आप कुछ नए क्लॉज है जो कि आपको देखने को मिलेंगे और कुछ क्लॉज है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ से रिमूव कर दिए हैं। तो वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सीबीडीटी अमेंडेड टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फॉर्म 3CD विद की चेंजेस इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल 2025। तो 1 अप्रैल 2025 से अब आपके टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में जो फॉर्म 3CD जाती है उसमें भी गवर्नमेंट के द्वारा कई सारे चेंजेस है जो कि किए गए हैं। तो उसमें फर्स्ट है इंसर्ट ऑफ क्लॉज 44BBC इन क्लॉज 12। तो अब ये सेक्शन 44BBC क्या है? तो अब यदि कोई भी नॉन रेजिडेंट पर्सन है जिसके द्वारा क्रूज शिप का बिजनेस है जो कि ऑपरेट किया जाता है, तो वो पर्सन क्या कर सकता है कि अपने ग्रॉस पैसेंजर रिसिप्ट का 20% एज ए डीम्ड इनकम प्रेजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम के बेसिस पे अपने रिटर्न में शो कर सकता है। तो इस तरीके से आपके फॉर्म 3CD में 1 अप्रैल 2025 से क्लॉज 12 में जहाँ प्रेजम्पटिव टैक्सेशन बेसिस पे इनकम की रिपोर्टिंग की जाती है, तो उसमें आपके एक नया सेक्शन और ऐड कर दिया है, सेक्शन 44BBC। नेक्स्ट चेंजेस किया गया है ओमिशन ऑफ स्पेसिफिक डिडक्शन इन क्लॉज 19। तो अब जहां आपके क्लॉज 19 में कुछ सेक्शन में स्पेसिफिक डिडक्शन आपको प्रोवाइड की जाती थी, जैसे कि आपको सेक्शन 32AC में प्रोवाइड की जाती थी यदि आपके द्वारा कोई न्यू प्लांट एंड मशीनरी में कोई इन्वेस्टमेंट किया जाता है। सेक्शन 32AD में आपको प्रोवाइड की जाती थी इन्वेस्टमेंट इन बैकवर्ड एरिया। सेक्शन 35AC में अगर आपके द्वारा कोई एलिजिबल प्रोजेक्ट में कोई एक्सपेंडिचर किए जाते हैं तो उसकी डिडक्शन प्रोवाइड की जाती थी। सेक्शन 35CC में आपको एग्रो बेस्ड प्रोग्राम से रिलेटेड अगर कोई इन्वेस्टमेंट किए जाते हैं तो उसकी डिडक्शन जो है वो प्रोवाइड की जाती थी। तो इन सभी सेक्शन को गवर्नमेंट के द्वारा पहले से ही बजट से तो रिमूव कर दिया गया है, लेकिन इस साल आपके द्वारा जो फॉर्म 3CD फाइल की जाएगी तो उसमें ये सेक्शन भी आपके रिमूव कर दिए हैं। तो इस तरीके से आपके द्वारा जो इस साल की फॉर्म 3CD फाइल की जाएगी तो उसके क्लॉज 19 में ये सेक्शन आपको देखने को नहीं मिलेंगे, यानी कि ये चारों सेक्शन जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा डिलीट कर दिए हैं। तो इन सेक्शन को डिलीट करने का मेन पर्पस गवर्नमेंट का ये है कि जो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट है उसको और भी सिंपल किया जा सके। नेक्स्ट है न्यू रिपोर्टिंग लीगल सेटलमेंट क्लॉज 21। तो अब आपके फॉर्म 3CD के क्लॉज 21 में एक नई रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट को भी ऐड किया गया है। अब इस रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अगर मान लो कोई टैक्स पेयर है जिसके द्वारा गवर्नमेंट के द्वारा जो नोटिफाइड लॉ है, जैसे कि फेमा एक्ट है, सेबी है, यदि इनका नॉन कंप्लाइंस किया जाता है या कॉन्ट्रावेंशन किया जाता है तो उस केस में गवर्नमेंट के द्वारा जो टैक्स पेयर होते हैं उन पे पेनल्टी है, इंटरेस्ट है या लेट फीस जो है वो इम्पोज की जाती है। तो अब यहाँ पे टैक्स पेयर के द्वारा इनका सेटलमेंट करने के लिए जो खर्चे किए जाते हैं तो ये खर्चे जो होते हैं वो इनकम टैक्स एक्ट में एसएससी को अलाउड नहीं होते हैं, यानी कि जो टैक्स पेयर है वो इन खर्चों की P&L अकाउंट में डेबिट करके इसकी डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकता है। तो इस तरीके से अब आपके द्वारा सेटलमेंट से रिलेटेड अगर कोई खर्चे किए जाते हैं तो ये खर्चे आपको अलाउड नहीं होंगे और इनकी रिपोर्टिंग भी आपको टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में अलग से फॉर्म 3CD के क्लॉज 21 में करनी होगी। नेक्स्ट है रिवाइज्ड MSME पेमेंट रिपोर्टिंग इन क्लॉज 22। तो लास्ट ईयर आपके MSME से रिलेटेड दो मेजर चेंजेस है जो कि टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में किए गए थे। फर्स्ट है इंटरेस्ट इन एडमिसिबल अंडर सेक्शन 23 एंड सेकंड है टोटल अमाउंट पेएबल टू MSME अंडर सेक्शन 15। यानी कि अगर आपकी कोई MSME क्रेडिटर है और उसका यदि आप टाइमली पेमेंट नहीं करते हैं, यानी कि ड्यू डेट के बाद में पेमेंट करते हैं, तो उन MSME क्रेडिटर को आपको इंटरेस्ट का भी पेमेंट करना पड़ता था और ये जो इंटरेस्ट है वो आपका डिसअलाउड होता था। और सेकंड, यदि आप MSME क्रेडिटर का ड्यू डेट के बाद में पेमेंट करते थे तो ये पेमेंट भी आपका डिसअलाउड होता था। तो लास्ट ईयर तक आपको इन दोनों की रिपोर्टिंग टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में फॉर्म 3CD में करनी होती थी, क्योंकि जैसा कि आपको पता होगा कि यदि MSME क्रेडिटर के साथ में कोई एग्रीमेंट हो रखा है तो मैक्सिमम 45 दिन में पेमेंट करना होता है और यदि MSME क्रेडिटर के साथ एग्रीमेंट नहीं होता है तो उस केस में मैक्सिमम 15 दिन में पेमेंट करना होता है। तो अब यहाँ पे आपके MSME पेमेंट से रिलेटेड नई रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट है जिसको क्लॉज 22 के C में ऐड किया गया है और साथ ही आपको MSME क्रेडिटर से रिलेटेड जो पेमेंट किया जाता है तो उसके संबंध में क्लॉज 22 के C सेक्शन में आपको ब्रेकअप देना होगा कि पूरे साल में कितने ऐसे क्रेडिटर है MSME के जिसका आपने ड्यू डेट से पहले पेमेंट किया है और कितने ऐसे क्रेडिटर है जिसका पेमेंट आपने ड्यू डेट के बाद में किया है। नेक्स्ट है मॉडिफिकेशन इन क्लॉज 26 डिडक्शन अंडर सेक्शन 43B। तो अब आपके सेक्शन 43B में जो डिडक्शन प्रोवाइड की जाती है तो उसमें जो वर्ड्स यूज़ किया जाता है अलाउड, इसको रिप्लेस करके अलाउबल किया गया है।
नेक्स्ट चेंजेस है ओमिशन ऑफ क्लॉज 28 एंड 29। तो अब आपके फॉर्म 3CD के क्लॉज 28 और 29 जो कि आपके गिफ्ट से रिलेटेड होता है, यानी कि अगर आपने किसी कंपनी के अनलिस्टेड शेयर परचेज कर रखे हैं और वहां से अगर आपको कोई गिफ्ट रिसीव्ड होता है या कोई डीम्ड गिफ्ट रिसीव्ड होता है, तो ये दोनों क्लॉज अब आपके रिमूव हो गए हैं। यानी कि 1 अप्रैल 2025 के बाद में जो आपके द्वारा फॉर्म 3CD फाइल की जाएगी, तो उसमें आपको क्लॉज 28 और क्लॉज 29 जो है वो नहीं दिखेगा। नेक्स्ट चेंजेस है चेंज इन लोन एंड डिपॉजिट रिपोर्टिंग इन क्लॉज 31। तो अब जैसा कि आपको पता होगा कि जो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की क्लॉज 31 है, उसमें यदि हमारे द्वारा कोई भी लोन है या डिपॉजिट है जो कि 20,000 रुपये से ज़्यादा एक्सेप्ट किया जाता है किसी पर्सन से, तो उस केस में उस पर्सन का नाम, उसका एड्रेस, उसके पैन नंबर और जितनी लोन की अमाउंट एक्सेप्ट की जाती है वो शो की जाती थी। लेकिन अब आपके द्वारा जो लोन और डिपॉजिट एक्सेप्ट किया जाता है, तो उसके संबंध में क्लॉज 31 में एक ड्रॉप डाउन जो है उसको ऐड किया गया है। यानी कि अब आपके द्वारा अगर कोई भी लोन है या डिपॉजिट है जो कि एक्सेप्ट की जाती है, तो उसका नेचर भी आपको बताना होगा कि आपने किस तरीके से वो लोन और डिपॉजिट जो है वो एक्सेप्ट की है। तो इस तरीके से यदि गवर्नमेंट के द्वारा जो नोटिफिकेशन इशू की गई है उसको यदि आप देखेंगे, तो इसमें गवर्नमेंट के द्वारा मेंशन कर रखा है द कोड फॉर द नेचर ऑफ अमाउंट रिसिप्ट पेमेंट इज एज बिलो। यानी कि अगर आपके द्वारा कोई भी अमाउंट है या कोई भी रिसिप्ट है या कोई भी रीपेमेंट है जो कि किया जाता है, तो उस केस में आपको उसका नेचर भी बताना है। जैसे कि अगर आपके द्वारा कैश पेमेंट किया जाता है तो उसके लिए कोड ए है, यदि आपके द्वारा कैश रिसिप्ट की जाती है तो उसके लिए कोड बी है, अगर आपके द्वारा पेमेंट थ्रू नॉन अकाउंट पे चेक किया जाता है तो उसका कोड सी है, रिसिप्ट थ्रू नॉन अकाउंट पे चेक किया जाता है तो उसके लिए कोड डी है, ट्रांसफ़र ऑफ असेट्स के थ्रू किया जाता है तो ई है, ट्रांसफ़र ऑफ लाइबिलिटी के थ्रू किया जाता है तो एफ है, कन्वर्जन ऑफ असेट्स के थ्रू किया जाता है तो जी है, कन्वर्जन ऑफ लाइबिलिटी के थ्रू किया जाता है तो एच है, यदि जनरल एंट्री के थ्रू डेबिट किया जाता है तो आई है, जनरल एंट्री के थ्रू क्रेडिट किया जाता है तो जे है, एनी अदर मोड के थ्रू डेबिट किया जाता है तो के है, और यदि एनी अदर मोड के थ्रू क्रेडिट किया जाता है तो एल है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपके पास 1 से लेके 12 तक के कोड जो है वो अवेलेबल है। तो अब आपको नेचर ऑफ पेमेंट और रिसिप्ट भी बताना होगा और ये आप ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है न्यू क्लॉज 36B रिपोर्टिंग बायबैक ऑफ शेयर। तो बायबैक ऑफ शेयर की रिपोर्टिंग तो पहले भी होती थी, तो अब आपको टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के फॉर्म 3CD में क्या नया रिपोर्ट करना है। तो फर्स्ट तो है अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम बायबैक, यानी कि जब भी आपके द्वारा बायबैक किया जाता है तो जो अमाउंट आपको रिसीव्ड हो रही है वो आपको यहाँ पे डिस्क्लोज करनी है। और नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर। तो आपके द्वारा जो शेयर परचेज़ किए गए थे, तो ये शेयर आपके द्वारा मान लो कभी भी परचेज़ किए गए हो 2 साल पहले या 4 साल पहले, तो उसकी जो परचेज़ वैल्यू है वो आपको यहाँ पे डिस्क्लोज करनी है। तो अब बायबैक ऑफ शेयर से रिलेटेड ये जो नई रिपोर्टिंग है वो आपको क्लॉज 36B में करनी है। तो आई होप आज की जो ये वीडियो है वो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रही होगी। वीडियो से अगर किसी तरह की हेल्प मिली हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।